हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। आशा करते हैं दोस्त आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स से संबंधित लास्ट क्लास होगी, नहीं तो सेकंड लास्ट होगी क्लास। हो सकता है अगली वीडियो 20 से 25 मिनट आए अगर इसमें रह गया तो, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर वीडियो नहीं बनाई जाती है। कारण ये है कि देखने में बोरिंग होने जाती है और छात्र छात्राएं एंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो दोस्तों यह संपूर्ण विश्लेषणात्मक करंट अफेयर्स आप लोग की होने वाली है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्लास आज आप लोग की 8वीं क्लास है, तो संपूर्ण विश्लेषणात्मक हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स कर रहे हैं। और इसके तथ्य सार से संबंधित जितने भी पॉइंट बनेंगे, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, उसको इसी 20 से 25 वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग कहीं से भटकाव ना लाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसी बुक से आप लोग का सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी जाएंगी। और दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, इसकी पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगी, यह बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में होगा और दूसरा आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ पर पीडीएफ आप लोग को इसकी मिल जाएगी। तो दोस्तों देर ना करते हैं, बढ़ते हैं क्लास में। बीच बीच में बातें करते रहेंगे और आप लोग का थोड़ा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों आ गए हम लोग, आज हम लोगों को बजट पढ़ना था, क्योंकि हम लोग कल बजट तक सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं उत्तर प्रदेश की। आज हम लोग बजट पढ़ने जा रहे हैं, और बजट में क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं। 2024-25 के बजट को पढ़ने जा रहे हैं, जो 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री जी हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने विधानसभा में पेश किया था। क्योंकि बजट जो है विधानसभा में ही पेश किया जाता है। तो 2024-25 का राज्य बजट पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया? विधानसभा में पेश किया गया। किसने पेश किया? तो सुरेश खन्ना जी हैं, वित्त मंत्री राज्य के, उन्होंने पेश किया। कब पेश किया? 5 फरवरी 2024 को। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक उठा के बन सकता है। तो ये जनरली चीज़ें होती हैं, पता भी होना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वित्त मंत्री कौन है, बजट कब पेश किया गया और किस ईयर का बजट पेश किया गया, कहाँ पेश किया गया। विधानसभा में पेश ही किया जाता है, और विधानसभा में ही पेश आप जब से संविधान बना है तब से जो है विधानसभा में ही पेश किया जाता है उत्तर प्रदेश का बजट। 2024-25 के बजट के मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, और उसके फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस बजट का आकार ज़रूर पूछा जाता है। अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है इसका आकार। तो इसका आकार पूछा गया है, चाहे यूपीपी में पूछा गया या अदर कोई एग्ज़ाम हो उसमें पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश 2024-25 का बजट का आकार क्या था। तो 7,36,431.71 करोड़ रुपए का बजट था। याद रखना 7,36,437 चार, याद रखना। कैसे याद रखोगे? ऐसे 7,36,437, 7,36,437, बस करोड़ अपना लगा लेना और 71 दशमलव याद रखना, अराउंड में आसपास रहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप लोग का है, अगला बिंदु आप लोग का है, क्योंकि मुख्य बिंदु हम लोग देख रहे हैं बजट से संबंधित। 24,000, यहाँ पर देखिए ये संख्या ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, पढ़ने में भी मज़ा आता है। 24,863.57 करोड़ की नई परियोजनाएं सम्मिलित की गई। डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा कि उत्तर प्रदेश 2024-25 के बजट में नई परियोजनाएं कितने करोड़ रुपए की शुरू की गई। तो 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई। तो यह याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें युवा, महिला, किसान, गरीबों को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। ठीक है, इनके उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी, इसीलिए नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्राप्तियां देख लीजिए, जितनी प्राप्तियां उससे ज़्यादा तो बजट में खर्चा है। तो प्राप्तियां हमारी कितनी हैं? प्राप्तियां कितनी हैं? 7,21,333.82 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हैं। कितनी? 7,21,333.82 करोड़ रुपए की क्या है? प्राप्तियां हैं। लेकिन कुल प्राप्तियों में 6,06,802.40 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हैं दोस्तों, और 1,14,531.42 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां हैं, यह याद रखना, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं और राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं। तो अराउंड में याद रखना 6,06,000 या 1,14,000 ऐसे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं देता है संविधान उसमें क्वेश्चंस में, प्रश्नों में एग्जैक्ट डिजिट नहीं देता है। 1,14,000 अराउंड में ही रहता है, अराउंड में आप लोग को याद रहेगा।
दोस्तों राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश कितना है? 4,88,902.84 करोड़ टैक्स से प्राप्त हुआ है। और इस राज्य का कर राजस्व, एक सेकेंड थोड़ा अपना माइक सुधार लेते हैं। राज्य का कर राजस्व 2,70,086 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,18,816.84 करोड़ रुपए सम्मिलित है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश, ठीक है, जो केंद्र सरकार लगाती है कर और वसूलती राज्य सरकार है, उसमें कुछ अंश होता है राज्य सरकार का, तो उसी की बात की जा रही है। जैसे 10 रुपये का सेंटर ने टैक्स लगाया तो उसे वसूलेगी राज्य सरकार, और जमा कहाँ करेगी राज्य सरकार? सेंटर में। तो सेंटर ही क्लियर कर देता है कि अगर आप लोग 10 रुपये वसूलेंगे तो 4 रुपये सेंटर को दिया, 4 रुपये स्टेट को दिया जाएगा, 6 रुपये सेंटर को दिया जाएगा। तो 4 ये जो सेंटर को प्राप्त हो जाता है, तो वही ये 2,18,816.84 करोड़ रुपए का प्राप्तियाँ हुई, ठीक है। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य का कर यह लिखा हुआ है, तो राज्य का खुद का कर 2,70,086 करोड़ रुपए है, ठीक है, यह याद रखना। तब जाके दोनों मिला के आप लोग का 4,88,902.84 करोड़ रुपए का कर टैक्स प्राप्त हुआ है। इसमें सेंटर का भी है और राज्य का भी है, याद रखना, दोनों चीज़ें हैं। सेंटर का मतलब सेंटर का नहीं, सेंटर ने टैक्स नहीं दिया है, मतलब ये है कि सेंटर ने लगाया है, जो वसूला है राज्य सरकार ने, उसका अंश यहाँ पर ये है राज्य का खुद का, और जो सेंटर का वसूला है कर, उसके जो 4 रुपये हिस्सा बन रहा था उसका मिला के हुआ है, ठीक है। सेंटर का टैक्स इसमें नहीं शामिल है। सेंटर का बजट आता है तो उसमें शामिल होता है। कुल बजट व्यय देख लीजिए, कुल खर्चा देख लीजिए, कुल खर्चा कितना है? जितना कमाएगा उससे ज़्यादा खर्चे हैं। 7,36,437.71 लाख करोड़ रुपए का 71 करोड़ रुपए सॉरी एक सेकंड जब वहीं आ गई थी। 7,36,437.71 करोड़ रुपए की क्या है? खर्चा है। तो 7,36,000 याद रखना बस, और ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। 7,36,437.71 याद रखना, कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। कुल व्यय कितना है? 5,32,655.33 करोड़ रुपए। राजस्व लेखे का व्यय, और राजस्व लेखे का व्यय वही होता है जैसे किसी से मैंने उधार लिया, ठीक है, राज्य सरकार ने सेंटर से उधार लिया या किसी बैंक से उधार लिया, तो उसमें क्या है, जैसे 100 रुपये उधार लिया, 100 रुपये का 10% चलता है, ठीक है, तो एक 10 रुपये हो गया, तो 10 रुपये जो दिया गया तो राजस्व लेखे का है खर्चा, और ये टैक्स ब्याज क्या है? राजस्व लेखे का। अब कहेंगे राजस्व लेखे अगर टैक्स ब्याज दिया जाएगा तो एसेट का निर्माण होगा, पर संपत्ति का निर्माण होगा। पर संपत्ति का भाई साहब नहीं निर्माण होता, जो 100 रुपये लिए है आपने उसका ब्याज दिए जा रहे हैं, ये जब 100 रुपये हटाएंगे तब पर संपत्ति का निर्माण होगा, ठीक है। तो राजस्व लेखा का व्यय, और जैसे योजनाएं आप लोग की चल रही हैं, कुछ योजनाएं चल रही हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है, किसानों को मुफ्त पैसे दिए जा रहे हैं अकाउंट में जो डाले जा रहे हैं, तो वो हो गई। और जो योजनाएं चल रही हैं उस पर खर्चा जो होता है वो राजस्व लेखे का खर्चा होता है। याद रखना, एसेट्स का निर्माण नहीं होता है, एसेट्स का निर्माण नहीं होता और पैसा जाता ही है सरकार का, ठीक है, इससे मिलता कुछ नहीं है। और आप लोग का 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का है। अब ये पूंजी लेखा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूंजी लेखा जैसे क्या है, इसमें एसेट्स का निर्माण होता है। एसेट्स का कैसे निर्माण होता है? जैसे आप लोगों ने कुछ पुल बना दिया, ठीक है, सड़क बना दी, और साथ में इसमें क्या क्या, कोई कॉलेज बना दिया, एम्स बना दिया, ये सब क्या एसेट्स के निर्माण हो जाते हैं। जैसे आपके पिताजी हैं, ठीक, उनको पैसा आया, उन्होंने क्या किया, एक राजस्व लिखा क्या किया, किसी को दान दे दिया, ठीक है, किसी योजना में लगा दिया, ठीक, उनको उससे प्राप्तियाँ कुछ नहीं, उनसे मिलेगा कुछ नहीं उनको, लेकिन उनका पैसा जाएगा, ठीक है, योजनाएं चला रहे हैं, इतना हिस्सा दे दिया और उनको किसानों को दे दिया, ठीक, जहाँ से पैसा नहीं आना है, एसेट्स का निर्माण नहीं होना है। और अब 100 रुपये उधार लिए थे पिताजी ने किसी से, तो उसका ब्याज 10 रुपये दे रहे हैं, तो ये 10 रुपये ऐसे जा तो मुफ्त में ही रहा, तो ये तो वापस आना नहीं, लिया तो 100 रुपये था, पता चला 50 रुपये ब्याज में दे रहे, फिर 100 रुपये देना पड़े तो 150 हो गया। तो ये जो 50 रुपये खर्चा हुआ वो एसेट्स नहीं बनता है, ठीक है। और आप लोगों का ये जो 100 रुपये है, और अगर इसको लगा दिया जाए कि भाई अपने बच्चे को एक कपड़ा खरीदवा दिया जाए, क्या खरीदवा दिया जाए? कपड़ा खरीदवा दिया जाए, तो कपड़ा क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा, ठीक है, एसेट हो जाएगा। तो एसेट का निर्माण जहाँ होता है वहाँ जो है क्या होता है? पूंजीगत लेखा होता है। पुल बना दिया गया,
अस्पताल बना दिया गया। अब दिखा देते हैं आप लोग को, थोड़ा पॉइंट्स बनाए थे मैंने, वो दिखा देते हैं, एक सेकेंड। पॉइंट बनाए थे, ये पॉइंट देख लीजिए। ये राजस्व लेखे के व्यय का है, राजस्व लेखे के व्यय का है, ठीक है। लेखे का व्यय क्या है, कहाँ कहाँ व्यय होता है। राज्य को दी जाने वाली सहायता, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने उड़ीसा को सहायता दी, ठीक, उसमें पैसा लगता है। ब्याज का भुगतान, जैसे मैंने बताया 100 रुपये लिए 10% भुगतान हो गया। सब्सिडी जो दी जाती है, जैसे किसी चीज़ पे सब्सिडी दी गई, आप कुछ कीजिए, आप लोग को सब्सिडी कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। सब्सिडी का मतलब है आप कुछ 70 रुपये का खरीदते हैं, 100 रुपये का खरीदते हैं, तो 70 रुपये क्या कर, 100 रुपये का खरीदते हैं तो 70 रुपये क्या करते हैं आप भुगतान करते हैं, 30 रुपये की गवर्नमेंट कहती है सब्सिडी देंगे, जिससे क्या ये 100 रुपये की चीज़ जो है उसको प्रमोशन मिल सके, प्रमोट हो चुके, आप लोग उसको लगाइए। जैसे इंजन खरीदना है आप लोग को, तो 50,000 का इंजन है, तो कहती है सरकार कि 10,000 हम दे देंगे, 40,000 अपने पास से लगा लो, तो वो सब्सिडी हो जाती है, ठीक है। और सब्सिडी हो गई। सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, जैसे सरकारी कर्मचारी उनको वेतन का भुगतान किया जाता है, तो राजस्व लेखे से भुगतान किया जाता है, उससे एसेट नहीं बनता है, ठीक है। राज्य सरकारों को अनुदान, राज्य सरकारों को जो अनुदान दिया जाता है, एक सरकार राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार को देती है, तो अनुदान देती है, तो वह क्या होता है, राजस्व लेखा होता है। विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान, वह क्या होता है, राजस्व लेखा होता है। रक्षा सुरक्षा, ये तो सब सेंटर से संबंधित हो जाएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय, वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय, ठीक है। मध्याह्न भोजन मिड डे मील चल रहा है, उस पर व्यय, और आप लोग की कोई योजना चल रही है, ठीक है, उस पर व्यय, तो ये सब क्या होते हैं, राजस्व लेखे के व्यय होते हैं। तो अब पूंजीगत व्यय के लेखे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको दिखा देते हैं। आप लोग के पूंजीगत लेखे के व्यय हैं, तो ये दिखा देते हैं। सड़क जैसे हो गया, पुल हो गया, अस्पताल हो गया, विद्यालय की इमारत का निर्माण पर व्यय होता है। पब्लिक उपक्रमों को दिया जाने वाला कर्ज होता है, जैसे पब्लिक उपक्रम क्या हो गए, कुछ बनाना है सरकार को, तो उस पर कर्ज कर्ज मिल जाता है, तो क्या हो जाता है, पूंजीगत व्यय हो जाता है। तो पूंजी उस पे लगाई जाएगी ना, जब उपक्रम बन के तैयार होगा, तो आपकी पूंजीगत लग जाएगी ना, एसेट बन जाएगा आप लोग का, तो वो उसका उस पर व्यय हो जाएगा, तो पूंजीगत व्यय हो जाएगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विदेशी सरकारों को दिया जाने वाला ऋण, ये तो सेंटर के समक्ष आता है, राज्य सरकार के समक्ष इतना, ये ऊपर वाला आता है। सरकार द्वारा, राज्य सरकार हो चाहे सेंटर सरकार हो, तो पूंजीगत लेखे राजस्व लेखे दोनों आते हैं, ठीक है, दोनों दोनों के बजट में आते ही आते हैं। तो सरकार द्वारा भूमि खरीदने पर किया गया व्यय, तो पूंजीगत व्यय होता है। मशीनरी उपकरणों पर व्यय होता है, और शेयरों की खरीद पर व्यय होता है, तो ये एसेट्स बन जाते हैं, शेयर खरीद के डाल दिया, एसेट बन गए, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे आप लोग के घर के मुखिया हैं, कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, कोई इमारत बना दी घर की, और मार्केट से जाके शेयर खरीद लिए, ठीक है, शेयर मार्केट के शेयर खरीद लिए, ठीक, किसी को उधार दे दिया, नहीं उधार नहीं, उधार तो होता है उसमें, ठीक है, नहीं उधार होता है, किसी को उधार दे दिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। सड़क पुल अस्पताल खेती में लगाया गया पैसा, जिससे एसेट्स का निर्माण हुआ हो जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग यह पॉइंट जरूर समझ गए होंगे कि राजस्व लेखे पर व्यय और पूंजीगत लेखे पर व्यय क्या होता है, ठीक है। तो पूंजी लेखे पर व्यय 2,03,782.38 करोड़ रुपए हुआ है, और 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय हुआ। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ गया। अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 15,103 करोड़ 89 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है, ठीक है। तो घाटा पूछा नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोक लेखे से 50,500 करोड़ रुपए, मतलब 50,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित है लोक लेखे से। याद रखना इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रारंभिक शेष 38,189 करोड़ 66 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 28,585.77 करोड़ रुपए अनुमानित है। प्रारंभिक शेष, ये संख्या याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्व बचत देख लीजिए। अब आगे ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, आपको जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ऊपर बता दी गई है। और राजस्व घाटा इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। राजस्व घाटा पूछा जाता है, यह परसेंटेज में ज़्यादा पूछा जाता है। 3.46% राजस्व घाटा, ये याद रखना कितना, 3.46% राजस्व घाटा होता है। याद रखना 3.46%। कभी कभी ये संख्या पूछ ली जाती है, 86,530.51 करोड़ रुपए की राजस्व घाटा हुआ, यह संख्या पूछ ली जाती है, याद रखना आप लोग दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों को बजट में धन आवंटन,
तो विभिन्न क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा धन आवंटन हुआ है इस बजट में, तो शिक्षा को आवंटन हुआ है 76,035 का बजट को आवंटन, शिक्षा पर आवंटन हुआ बजट कितना 76,035 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है शिक्षा पर, सबसे ज़्यादा बजट आवंटित हुआ है। ऊर्जा पर इम्पोर्टेंट नहीं है, पुलिस पर इम्पोर्टेंट नहीं है, लोक निर्माण पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मिलाने पर दे दिया जाएगा तो आप लोग पढ़ लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण पर इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। 27,086 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। नगर विकास नहीं इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण विकास पूछा जा सकता है। ग्रामीण विकास यह UPSSC BPO एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, सब कहीं पूछा जाएगा। 25,409 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास पर खर्च होगा, कितना 25,409 करोड़ रुपये। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 25,710 करोड़ रुपये नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति पर खर्च होंगे। 25,409 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे। पंचायती राज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह तीन तो रट्टा मार डालिए, इसको कहीं छोड़ना ही नहीं, रट्टा मार जाइए, चबा जाइए, खा जाइए, कुछ कर डालिए, लेकिन ये तीन याद होने चाहिए। तो पंचायती राज में कितना बजट आवंटित हुआ 21,197 करोड़ रुपए का पंचायती राज को बजट आवंटित हुआ है। तो ग्रामीण विकास को 25,409 करोड़ रुपए, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति को 25,710 करोड़ रुपए और पंचायती राज को 21,197 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है। तो भारी एवं मध्यम उद्यम जब ये पूछ लिए जाएंगे ऊपर के तीन या वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। वैल्यू तो है लेकिन इसकी क्वेश्चंस बनने की वैल्यू नहीं रह जाती। अब आ गया दोस्तों आप लोग का सबसे बेहतरीन टॉपिक मतलब कल्याणकारी योजनाओं पर धन आवंटन। दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बजट है, बजट आप लोग को थोड़ा समझाना भी पड़ता है। अब राजस्व लेखे पूंजीगत लेखे नहीं समझाते तो आप लोग को समझ में भी नहीं आता कि कहाँ खर्चा हो रहा कहाँ नहीं खर्चा हो रहा। तो आजकल इसके बाद में कभी चाहे सेंटर का हो चाहे जहाँ का हो, आप लोग राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे नहीं भूलेंगे कि कहाँ खर्चा होता कहाँ नहीं खर्चा होता। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। कल्याणकारी योजनाओं पर धन आवंटन, तो सर्व शिक्षा अभियान पर 21,310 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, क्योंकि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्चा करना है इस बार। योगी सरकार की जो है भर्ती निकाले या नहीं निकाले शिक्षा विभाग की PRT और जूनियर की, लेकिन शिक्षा विभाग पर खर्चा होना है, पता नहीं कहाँ खर्चा करेंगे। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान पर सबसे ज़्यादा 21,310 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। और दोस्तों 21,310 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। विधवा वृद्धा पेंशन योजना पर कितना खर्चा किया जाएगा? 12,610 करोड़ रुपए। सर्व शिक्षा अभियान पर 21,310 करोड़ रुपए। वृद्धावस्था एक सेकेंड वृद्धावस्था पेंशन पर 12,620 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन, इसको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। 22,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा, 22,000 रुपये नहीं 22,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा जल जीवन मिशन पर। मनरेगा पर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना 5,060 करोड़ रुपए खर्चा होगा, 5,060 करोड़ रुपए मनरेगा पर। सर्व शिक्षा अभियान पर कितना 21,310 करोड़ रुपए खर्चा होगा। याद रखना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको लगा लीजिए कि इसके बिना पेपर हिलेगा नहीं, समझ लीजिए ऐसा होता है PSS का। 36,095 करोड़ रुपए, कितना 36,095 करोड़ रुपए खर्चा होगा, कितना किस पे? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर। PM सड़क योजना पर कितना खर्चा होगा? तो PM सड़क योजना पर 36,068 करोड़ रुपए खर्चा होगा। PM सड़क योजना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 36,668 करोड़ रुपए, 36,000 नहीं 3668, बाई मिस्टेक अगर मुझसे निकल जाए तो आप लोग, ये तो लिखा है ना, आप लोग पढ़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि ऐसा भूल गए भैया। PM आवास योजना 63,989 करोड़ रुपए, कितना 63,989 करोड़ रुपए की खर्चा होगा। स्वच्छ भारत मिशन पर भैया 7575, तो इसको 7575 याद रखना, करोड़ अलग बने 1700 लगा लेना स्वच्छ भारत मिशन पर। यह सब इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, एक एक बिंदु, ठीक है, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट बिंदु देख रहे हैं बजट से संबंधित। इसको जूम किया गया है दोस्तों,
जूम इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो, हमको पढ़ाने में सुविधा हो, और दोनों लोगों को सुविधाएं होंगी तो इंटरेस्ट जगेगा, और जब इंटरेस्ट जगेगा तो हम लोग एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे, और एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसको खींच खींच के निकाल निकाल के करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जीडीपी के 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। 2024-25 में जीडीपी के 25 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। सोच लीजिए भाई साहब, अनुमान लगाया जाता है 25 लाख करोड़ रुपए का, तो अनुमान अगले बजट में पता चल जाएगा। किसान, देख लीजिए किसान से संबंधित क्या क्या है इस बजट में, यह बताने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए लिखा है किसान। 2023-24 के अक्टूबर माह तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। कितने? 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। यह याद रखना संख्या, कभी भी पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में, UPSSC, UPPCS, UPPCL सब कहीं पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत दोस्तों 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है 10 लाख बीमित कृषकों को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट में उठा के रख देगा तो हिलाए नहीं हिलेगा प्रश्न। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग अक्टूबर दिसंबर 2023 तक 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 63,000 करोड़ रुपए 2,62,62 कृषकों को खातों में हस्तांतरित की गई है। 2,62,62 कृषकों को हस्तांतरित की गई 63,000 करोड़ रुपए दिसंबर 2024 तक। बहुत बढ़िया संख्या है पैसों की, धन की। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष और महिला दोनों के लिए 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की गई। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसीलिए यह हाईलाइटेड भी है। दोस्तों, किसान मान धन योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला को 3,000 रुपये सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। ठीक है, बाल एवं महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना में क्या है यह देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। कितनी? 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है प्रतिमाह, धन रुपये कर दी गई 1,000 रुपये निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत। तो बस इतना पूछा जाएगा, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिमाह कर दी गई? तो 1,000 रुपये कर दी गई। बस यही क्वेश्चन बनेगा। योजना में 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक, कितने? 31,28,000 महिलाओं को, निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 बीमित श्रेणियों में कुल 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। कितनी? कुल 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। किसमें? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। तो वित्तीय 2019-20 से 2023-24 तक 17.42 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। कितने? 17.82 लाख, तो यही कहेंगे 17,82,000 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। 6 श्रेणियों में 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। अब रोजगार से संबंधित इसमें कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं यह देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। इसको थोड़ा कम जूम कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट नहीं दिखाई देते हैं, अब पॉइंट बिंदु दिखाई देंगे, ये बिंदु बने हुए हैं। रोजगार से संबंधित क्या है अपने बजट में? रोजगार से संबंधित क्या बजट में दिया गया है? एक जनपद एक उत्पाद, यह दिया गया है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,537 करोड़ रुपए। कितने दोस्तों? 13,597 सॉरी लिखा है, वही कहते हैं थोड़ा पढ़ने में, 13,597 करोड़ रुपए, सॉरी 13,597
लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित किए गए। ठीक है, कहीं भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट में संख्या रख दी जाएगी, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन टूल किट योजना के अंतर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग हैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। कितना? 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा नियोजित किया गया सेवा योजित किया गया है। ठीक है, सेवा नियोजित किया गया। प्रधान महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत क्या हुआ है? 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। कितने? 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया। कितने? 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है और 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं 2023-24 में वित्तीय वर्ष में। तो वित्तीय वर्ष 24-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाने का लक्ष्य। कितना? 33 करोड़ किए जाने का लक्ष्य है। और किया कितना गया था 23-24 में? 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस। अब 33 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, संख्या पूछी जा सकती है। श्रमिक कल्याण के संबंधित क्या है बजट में? ठीक, तो भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर प्रदेश के लगभग 8 से 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ। कितना? 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ ई श्रम पोर्टल पर, जो देश में सर्वाधिक है। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता अक्षमता पेंशन योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है? निर्माण कामगार मृत दिव्यांग। तो दोस्तों निर्माण कामगार मृत युवा दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। ठीक, कितनी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है? निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, यह कोई योजना हो गई पूरी। निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना यह हो गई एक हो गई। निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना यह एक योजना, दो योजनाओं को सम्मिलित करके निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। यह पूछा जा सकता है क्योंकि 1-2 बार पूछा गया है, ऐसी योजनाएं पूछी गई हैं। ठीक है, जिनमें 2 योजनाएं सम्मिलित करके एक योजना बनाई गई है। तो यह दोस्तों है वित्तीय समावेशन। देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने अगले बिंदु पर, अगले पॉइंट पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत अब याद रखना, अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 94 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है वह इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत सर्वाधिक नामांकन कहाँ हुए हैं? तो सर्वाधिक द्वितीय नामांकन आप लोगों से पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। सर्वाधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में हो जाता है, सर्वाधिक द्वितीय नामांकन उत्तर प्रदेश में। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक सबसे ज़्यादा नामांकन कहाँ हुए? तो उत्तर प्रदेश में हुई। भले यह संख्या न पूछी जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछी जा सकती है। तो अटल पेंशन योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है। कितना? 1 करोड़ 18 लाख नामांकन का। औद्योगिक विकास से संबंधित बजट में क्या है यह देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, फिर से रिपीट कर देते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता
लीड्स टू 2023 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है। कौन सी अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। बस यह याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी में श्रेणी प्राप्त की है। ठीक है, अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 2 बार, इसलिए वो 3 बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा। आप दोस्तों देख लेते हैं चिकित्सा से संबंधित उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रावधान है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इसमें बिंदु ही इंपॉर्टेंट की कवर किए जा रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बजट में होती हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए बुक्स के पब्लिशर जो है उसको सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित क्या क्या है यह देख लेते हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 से में 225 प्रति लाख से कम होकर 2022 में 167 प्रति लाख, शिशु मृत्यु दर 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर 2020 में 38 प्रति हजार हो गई है। इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में कितनी है तो पूछी जा सकती है। तो 167 प्रति लाख मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर पूछा जाए तो 38 प्रति हजार हो गई है। तो 38 प्रति हजार याद रखना और 167 प्रति लाख मातृ मृत्यु दर है। ठीक है, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। क्या? निःशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है 75 जनपदों में। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की सीटों की संख्या बढ़ गई है, 3828 हो गई है। ये बस इतना याद रखना, 3828 हो गई है और निजी क्षेत्र का पूछा नहीं जाएगा तो कुछ ज़रूरी याद करना है नहीं इसमें पॉइंट ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयुष्मान देख लीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा गए हैं। ठीक, याद रखना, 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। प्रमुख योजनाएं देख लीजिए, प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाएं देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24-25 में 382 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। कितनी? 382 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हेतु। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। योजनाएं तो बिल्कुल BPO के लिए तो रामबाण होंगी ये कि भाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितना करोड़ रुपए खर्चा किया जाना है, तो 322 करोड़ रुपए खर्चा किया जाना है। ठीक है, 65 मेडिकल कॉलेज जिनमें 35 राज्य सरकार, 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। याद रखना, ठीक है। राजकीय क्षेत्र में BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर कितनी हो गई है? 23 हो गई है। राजकीय क्षेत्र में BSc नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़कर कितनी हो गई? 23 हो गई है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, कितने करोड़ रुपए का? 400 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। आयुष्मान कार्यक्रम के तहत 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं, एक बार पढ़ने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अगला अपना बिंदु है, अगला पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। ठीक, निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने तथा अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। तो आप लोग अयोध्या का भी याद रखना और वाराणसी का भी याद रखना। ठीक है, वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनने जा रहा है। तो अयोध्या आयुर्वेदिक से संबंधित है, वाराणसी होम्योपैथिक से
और महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण हो रहा है। तो याद रखना आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, और अगर पूछा जाए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय तो अयोध्या में, अगर पूछा जाए आप लोग ऐसा होम्योपैथिक विश्वविद्यालय तो आप लोग वाराणसी को लगा के आएंगे। तो यह आप लोग का पूरा आप लोग का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अवस्थापना एवं औद्योगिक देख लेते हैं, ये भी बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग का बुंदेलखंड क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जैसे बीडा आप लोग का हो गया, क्या होगा बीडा, ये बीडा लिखा हुआ भी है यहाँ पर, देख लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, यह बीडा यहाँ पर लिखा हुआ है। बीडा का मतलब औद्योगिक विकास प्राधिकरण बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीडा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, क्या गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना 2,057 करोड़ रुपए और 76 लाख रुपए की योजना है, प्रस्तावित है, ठीक है, याद रखना। कौन सी गंगा एक्सप्रेस योजना, गंगा एक्सप्रेसवे योजना 20,057 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रस्तावित है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए दिए गए। कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। बस इतना याद रखना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए कितने करोड़ रुपए दिए गए? 500 करोड़ रुपए। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है, ठीक है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सिंचाई एवं जल संसाधन देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिसमें 22,75,हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित, जिससे 46,69,000 कृषक लाभान्वित हो गए। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, याद रखना। 31 सिंचाई परियोजनाएं हैं, बस इतना याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। विभिन्न जनपदों में, अगला पॉइंट है आप लोग का, विभिन्न जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। कहीं नहीं पूछा जाएगा। नागरिक उड्डयन देख लेते हैं, यह जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वाले की संख्या 19.2% बढ़ी है। और 19.2% याद रखना, क्योंकि हवा यात्रा करने में 19.2% संख्या बढ़ी है, याद रखना आप लोग दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा रोटेट हो जाता है, पोर्ट्रेट हो जाता है, तो उसका ध्यान ना देना, क्योंकि हाथ हिलता उलता रहता है थोड़ा बहुत, तो होता रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपनी पीपीटी कह लीजिए, पीडीएफ कह लीजिए, क्योंकि पीडीएफ से भी पढ़ेंगे या पीपीटी से पढ़ेंगे, अक्षर थोड़ा ही बदल जाते हैं, अक्षर वही रहेंगे और समझाने का थोड़ा बहुत तरीका भी चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता है। पीपीटी पढ़िए चाहे पीडीएफ पढ़िए, बुक का कंटेंट बुक में ही होता है। तो दोस्तों हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट कौन है? अलीगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया, मुरादाबाद हो गया, श्रावस्ती हो गया, चित्रकूट हो गया, विकसित किए जाएंगे। और म्योरपुर, सोनभद्र, सरसावां, सहारनपुर के एयरपोर्ट का विकास कार्य गतिमान है। तो सरसावां एयरपोर्ट कहाँ है? सहारनपुर में है। सरसावां सहारनपुर राइमिंग वर्ड मिल रहा है दोनों में। और म्योरपुर सोनभद्र याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी अलीगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट विकसित किए जाएंगे। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जिसे कहते हैं, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास कराया गया है। याद रखना, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अयोध्या में का अयोध्या में है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना हेतु व विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपए खर्च किया गया। तो अयोध्या का जरूर याद रखना, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए। ऊर्जा देख लीजिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य इसे कहते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसे सौभाग्य कहते हैं, के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लगा लीजिए, ये पूछा जा सकता है। 50 रुपये में
₹50 की 10 मासिक किस्तों में, मतलब 10 इसमें जोड़ दीजिए तो ₹500 का टिकट, सॉरी ₹500 का आप लोग का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 मासिक किस्तों में दिया जाएगा। और गरीब परिवारों की निःशुल्क, अन्य ग्रामीण परिवारों को ₹50। ठीक है, गरीब परिवारों को निःशुल्क दिया जाएगा कनेक्शन, और अन्य ग्रामीण परिवारों को ₹50 प्रति 10 मासिक किस्तों में दिया जाएगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 400 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग लगा लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग हैं उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 आई थी, जो उसके अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। कितना? 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, यही पूछ लिया जाएगा। तो 2022 में आई थी। 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य, तो 22 में आई थी 22,000 मेगावाट। वर्तमान में लगभग 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। कितनी? 2600 मेगावाट की सौर परियोजनाएं हैं, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यह 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, सौर ऊर्जा से ही उत्पादन होगा, ये भी याद रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति आई थी 2022 में। प्रदेश में अब तक 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना स्थापित की जा चुकी है। कितनी? 238 मेगावाट की। इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप लोग। आवास एवं शहरी नियोजन, यह देख लीजिए, यह भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, याद रखना, 914 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बता दिया जा रहा है, और जो नहीं इम्पोर्टेंट है वो भी बता दिया जा रहा है। तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था की प्रस्तावित है। कितनी? 395 करोड़ रुपए की कानपुर मेट्रो परियोजना। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तो एक नज़र डाल लीजिए, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नगर विकास देख लीजिए, 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना, 2.0 भी कहते हैं योजना, 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कितनी? 4500 करोड़ रुपए की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। महाकुंभ के लिए आप लोग देख लीजिए, 2500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो 2025 में आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में आयोजित हो रहा है, तो 2500 करोड़ रुपए उसके लिए प्रस्तावित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग आ जाते हैं मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसे जो अर्बन के लिए है, मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो 800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित है, 800 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित है। 60% से ज़्यादा क्या है, वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% से ज़्यादा है। पिछली की तुलना में 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कि 60% ज़्यादा है पिछली बार की तरह। पिछली बार के सापेक्ष 60% ज़्यादा है। तो दोस्तों प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ करने की 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो याद रखना, अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना 1000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृषि से संबंधित देख लीजिए दोस्तों, प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर कितनी है? 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है, याद रखना, 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया बजट में। कृषि विकास को, कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 योजनाएं शुरू की गई जा रही हैं। कौन कौन सी हैं? राज्य कृषि विकास योजना पहली योजना हो जाती है। दूसरी विश्व बैंक सहायतिक योजना, यूपी ग्रीन एग्रीज योजना, ये 3 योजनाएं चालू की जा रही हैं। तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं तथा ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन की स्थापना की जाएगी। कौन सी? ग्राम पंचायत, विकास खंडों एवं ग्राम पंचायत में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन,
ऑटोमेटिक रेन गेज की व्यवस्था स्थापना की जाएगी। इन योजनाओं हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 200 करोड़ रुपए एवं 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो 60 करोड़ याद रखना, क्योंकि ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग हैं, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है, तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो याद रखना, यही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 50 करोड़ रुपए। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादन 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया? 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गया है। इतना पूछी जाएगी संख्या कि उत्तर प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि के साथ में कितनी उत्पादन हो रही है? तो 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो रही है। ठीक है, 72 मीट्रिक टन से बढ़कर 84 मीट्रिक टन हो गई है। दुग्ध उत्पादन देख लेते हैं दोस्तों। तो दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण और पुनर्जीवित करने की योजना 106 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु कि उनको फिर से सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, जो बंद हो गए उनको खोला जाएगा। तो उसके लिए 106 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। यह इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोग के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, यह एग्जाम में पूछी जा चुकी है, फिर से पूछी जाएगी। 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। कितनी? 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए। तो याद रखना दोस्तों, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है यह योजना। आगे आ जाती है दोस्तों, इसको देख लीजिए थोड़ा। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति आई थी 2022 में। कब आई थी? 2022 में आई थी। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में आई की थी, के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली इकाइयों को 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह पूरा सेगमेंट इतना जो देख ले रहे हैं आप लोग, पूरा पैसेज यह इम्पोर्टेंट है इतना। ठीक है, 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं, जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारीकरण 1 लाख लीटर प्रतिदिन के नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नवीन डेयरी प्लांट लगाया जाए तो उसको 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जैसे आप लगाइए तो उसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मत्स्य आप नहीं, जैसे गवर्नमेंट लगाएगी तो प्रत्येक नवीन प्लांट के लिए, डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपए देगी सरकार। ठीक है, लगाएगी सरकार, ये है इम्पोर्टेंट। मत्स्य के संबंधित देख लेते हैं, मछलियों से संबंधित। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना के लिए 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितने? 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। याद रखना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के लिए 190 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पिछले दिनों राज्य को वेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो साथ में ये भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के साथ में पूछा जाएगा। वेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम देख लेते हैं। प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु नए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए। एक सेकेंड, माइक लगा है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना प्रारंभ किया गया। ठीक है, याद रखना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके लिए डायरेक्ट पूछा गया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अभियान के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई? तो 1,000 करोड़ रुपए की। तो यह इतना इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। इस योजना के आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य। कितना? 10 वर्षों में 10 लाख। याद रखना, कितने करोड़ रुपए? 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, मतलब व्यवस्था की गई है, इतने करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, 1,000 करोड़ रुपए, और 10 वर्षों में 10 लाख नए उद्यमी तैयार किए जाएंगे। प्रारंभ में इस योजना में 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा।
उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। याद रखना, 5 लाख रुपए दिया जाएगा और 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 10 वर्षों में 10 लाख नए उद्यमी तैयार किए जाएंगे और 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ये 5 लाख रुपए 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा, ये भी याद रखना। ऋण की गारंटी कौन लेगा? गारंटर कौन होगा? सरकार होगी। कौन होगा? सरकार होगी। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, प्लेज पार्क, 10 प्लेज पार्क नए स्थापित किए जाएंगे। किस लिए? निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करना, इसके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे अपने। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे अपना आज बजट। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग से संबंधित देख लेते हैं। 2024-25 में वस्त्र उद्योग के उत्पादन के लिए 40,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है हथकरघा उद्योग में। आगे बढ़ते हैं, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एवं अपराइल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया। कितने? 1,000 एकड़ में, और कहाँ? लखनऊ हरदोई रोड में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत वो बनाया जा रहा है। ये भी देखो बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कितने? 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके लिए जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए दिया गया है। वाराणसी में बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा वाराणसी में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृत में देख लीजिए कि क्या बजट में प्रावधान है। महाकुंभ 2025 के लिए 100 करोड़ रुपए किस लिए दिया गया है? विभिन्न कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई। वैसे तो 25 करोड़ रुपए महाकुंभ की योजना, महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रस्तावित है, लेकिन विभिन्न कार्यों जैसे छोटे मोटे कार्य होते हैं तो 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है छोटे मोटे कार्यों के लिए। सोच सकते हैं आप गवर्नमेंट कितनी उदारवादी है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, स्थापना के लिए 14.68 करोड़ रुपए स्थापित किए जा रहे हैं। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर, ये याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस इतना ही पूछा जाएगा, करोड़ों रोड नहीं पूछे जाएंगे। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ? आजमगढ़ के, एक सेकंड काट देते हैं, घोच पोच हो गया। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रुपए। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र चित्रकूट के लिए इतने रुपए, कुछ नहीं पूछा जाएगा। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र कहाँ बनना है? चित्रकूट में। हरिहरपुर में, आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर में बनाया जा रहा है। बस इतना पूछा जाएगा। यह पैसेज आप लोग कहीं लिख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका जैसे पूछ लिया जाएगा हरिहरपुर से, यह नहीं पूछा जाएगा। संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ दे देगा सामने। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र आप लोग को चित्रकूट दे देगा सामने। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र और श्रृंगवेरपुर दे देगा आप लोग को सामने। तो कहेगा मिलान कौन सा सही है कौन सा नहीं है। याद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में बनाया जाएगा, उसके लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, पर्यटन आप समझ लीजिए, पर्यटन से संबंधित कितने क्या क्या प्रावधान है बजट में। उत्तर प्रदेश वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 37 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए। उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ 90 लाख से अधिक आए। भारतीय पर्यटकों की संख्या लगभग 37 करोड़ 77 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 13,43,000 थी। याद रखना, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन, बरेली और नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। इन सबको, जैसे अयोध्या, काशी हो गया, मथुरा हो गया, नैमिषारण्य हो गया, विंध्याचल, देवीपाटन, बरेली, इनको नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की किन किन जिलों की योजना है? अयोध्या, काशी, मथुरा और नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन, बरेली। ठीक, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वन एवं पर्यावरण के लिए क्या है बजट में? राज्य सरकार प्रदेश में
वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना, बजट में है तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वनावरण वृक्षारोपण कितना है, वृक्षावरण कितना है, तो 9.23% है। 2023 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। कितना? 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य भी पूछा जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग है ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और व्यवस्था प्रस्तावित है, याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना हेतु 48.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एक बार देखने वाला प्रश्न है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 करोड़ रुपए क्षेत्र में एरो सिटी विकसित होगी और 7 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, पार्क, विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। इसको लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। 1500 एकड़ में बनाया जाएगा एरो सिटी, ठीक, लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जनपद कुकराइल व वन क्षेत्र में कुकराइल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। कितने? जनपद लखनऊ में कुकराइल एवं वन क्षेत्र में कुकराइल नाइट सफारी बनाई जाएगी। तो कुकराइल नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो कुकराइल वन क्षेत्र लखनऊ में बनाई जाएगी। श्रम से संबंधित क्या है बजट में, यह देख लेते हैं दोस्तों। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। ठीक है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कितनी योजनाएं मिलाई गई? संत रविदास शिक्षा सहायता योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, 2 योजनाएं मिला के संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। माह नवंबर 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ और 58 करोड़ 46 लाख, ये ऊपर आ जाते हैं, 58 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। 1237 करोड़ रुपए की व्यवस्था, 1267 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। 16 अटल आवासीय विद्यालयों को लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। कितने? 16 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश से जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं और कितने तथ्य हैं यह भी देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ ठीक है, थोड़ा वीडियो 1 घंटे को ऊपर जाएगी, या याद रखना और पेशेंस बना के आप लोग देखते रहना। उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्व परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लीजिए। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। ठीक है, देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक सूक्ष्म लघु उद्योग जो 96 लाख वाला राज्य है। ठीक है, देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट है, देश के सर्वाधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है और सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता श्रम बाजार बना हुआ है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है। देश के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान, कितना है? 65% योगदान है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। भारत का पहला फ्रंट विलेज वाराणसी में 100 करोड़ एकड़ में बनाया जा रहा है। कितना? फ्रंट विलेज बनाया जा रहा है वाराणसी में, जो भारत का पहला है, 100 एकड़ में बनाया जा रहा है। 17 नगर निगम गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर है, अग्रसर है। 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फूड बास्केट के रूप में पहचान, दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी है। क्या है? देश में अग्रणी है फूड बास्केट में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में देश का सबसे
बड़ा 16,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क तथा 4 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। एसोचैम द्वारा राज्य के बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक, एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक मिला है। याद रखना, बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक किसने दिया? उत्तर प्रदेश को एसोचैम द्वारा मिला है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लोग का लिए है। जीडीपी में किन क्षेत्रों का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र जैसे क्या होता है? कृषि हो गई। ठीक, जहाँ जहाँ उत्पादित होती हैं चीज़ें, जहाँ जहाँ मूल रूप से उत्पादित की जाती है, कच्चा माल होता है, वो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और कच्चा माल को मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री शामिल होती हैं और उसको प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में द्वितीयक क्षेत्र आ जाता है। तृतीयक क्षेत्र होता है सर्व करना, जैसे सेवा क्षेत्र होता है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ बनाई गई मार्केट उसमें फैक्ट्री में है, उसको पहुंचाना, ये इधर पहुंचाना, इधर पहुंचाना, मार्केट में पहुंचा, जन जन तक पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र, जो कहते हैं सेवा क्षेत्र। जैसे कॉलिंग सेंटर हो गया, वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ब्लिंकिट हो गया, और ये भी, और ये अपना हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र में होते हैं, सर्विस सेक्टर के चीज़ें हैं, सेवाएं हैं। द्वितीय क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, जैसे कंपनी हो गई कोई, और आप लोग की फैक्ट्री हो गई। और उत्पादन तो कृषि से संबंधित है, जो कच्चा माल उत्पादित करे वो प्राथमिक क्षेत्र है। तो योगदान कितना है? 23.78% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, 29.66% द्वितीय क्षेत्र का योगदान है, सबसे सर्वाधिक योगदान 46.55% का सेवा क्षेत्र का, यानी तृतीय क्षेत्र का योगदान है। और यह 29.66% सेकंड सेक्टर का योगदान है। कितना? सेकंड सेक्टर का योगदान है। ठीक, 23.78% फर्स्ट प्रथम प्राथमिक सेक्टर का योगदान है। याद, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का प्रथम राज्य है। क्या? 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का प्रथम राज्य है। रट डालिए, इसको याद कर डालिए। अब आगे देख लेते हैं। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला राज्य, पहला भारतीय शहर वाराणसी है। पहला भारतीय शहर वाराणसी है। हवाई जहाज से शहर की तस्वीर लेकर आधुनिक मशीनों की मदद से डिजिटल मैप का रूप दिया जाएगा। डिजिटल मैप का रूप दिया जाएगा, यह है, आप लोग याद रखना इसको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस मैप की सहायता से भीड़, अवैध निर्माणों की निगरानी, पेयजल सुविधाओं के विस्तार, वर्तमान व्यवस्था के प्रबंधन में मदद मिलेगी। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खोला जा रहा है, बीएचयू में। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। 30 जनवरी 2024 को जंत विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई। ये मशीन मेक इन इंडिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वदेशी है। क्या? मेक इन इंडिया के रूप में के तहत बनाई गई, पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसलिए इस रूप में बनाया गया है। तो इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। किस विभाग में? तो जंत विभाग में। ठीक है, बस इतना याद रखना, बाकी जो आएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। रक्त हो गया, लार हो गया, बाल हो गया, फिश टिश्यू हो गया, जैसे किसी भी जैविक सामग्री से डीएनए निकालकर इसकी सहायता से एक बार में करीब 32 नमूनों से 30 मिनट में डीएनए अलग कर सकता है। ठीक ना, 32 नमूनों से 30 मिनट में डीएनए अलग कर सकता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्थापित किया जा रहा है। यह इससे भविष्य में होने वाले महामारियों में प्रभाव को समझने में आसानी होगी। देख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना चाहिए होगी। साथ ही अनेक बीमारियों की जेनेटिक अध्ययन भी हो सकेगा। ठीक है, याद रखना। बीएचयू के जंत विभाग और एडनेट सोसाइटी हैदराबाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 देशों के 21 प्रसिद्ध वैज्ञानिक की चर्चा में आए सुझाव पर विचार करते हुए मानव डीएनए बैंक की स्थापना की जा रही है। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि बीएचयू एस्टोनिया की तरह डीएनए बैंक बनाने की
पूरी तरह से तैयार है। इसके इस्टोनिया की तरह डीएनए बैंक बनेगा बीएचयू में। याद रखना, ये पूछा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। इसके द्वारा हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का विवरण एक ही बार में, एक सेकेंड आ जाइए थोड़ा, एक ही क्लिक पर डॉक्टरों के समक्ष होगी। यूरोपीय देश इस्टोनिया में वर्ष 2000 में, कब 2000 में के दौरान जीनोम बैंक खुला था। क्या खुला था? जीनोम बैंक खुला था। 20% आबादी का डेटा आंकड़े उपलब्ध है। कितने? 20% डेटा, आबादी के डेटा और आंकड़े उपलब्ध है। अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उसका 20 साल का मेडिकल हिस्ट्री सामने आ जाता है डीएनए से, इसलिए इसको जरूरी कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि डीएनए क्या होता है, 99.9% डीएनए पूरी धरती पर मानव के समान, लगभग एक समान होते हैं, और 0.1% जो हर आदमी के अलग अलग होते हैं, इसलिए पहचान की जाती है। तो बस इतना इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में उत्तर प्रदेश का तथ्यसार। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश का तथ्यसार पढ़ेंगे। तो दोस्तों तथ्यसार पढ़ेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वह 20 से 25 मिनट वीडियो बना दी जाएगी। 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग को मिल जाएगी और आप लोग का पूरा तथ्यसार खत्म हो जाएगा और एक पेज का डेज और उसकी थीम बची है वो भी फिनिश हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोग को ऐसे ही क्लासेस, ऐसे ही करंट अफेयर्स मिलती रहे। और दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए, अपना शेयर करते रहिए और दोस्तों यारों को बताते रहिए कि यह एक चैनल है जिसमें करंट अफेयर्स की बुक कंप्लीट करवाई जा रही है फ्री ऑफ कास्ट। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।